We have with us Sir Danish Ali, who is the Vice President of the National Bank of Pakistan, and he is also doing his PhD from Iqra University. The topic he will be presenting today is the application of project management in industry. So, Sir Danish, please kindly you can start with your presentation. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. Yes, you are audible. Yes, I am highly thankful to Dr. Sana Arsputto for inviting me for this guest speaker session. And I'm also thankful to Ilma University, and I have also been the student of Dr. Sana Arsputto, and she's a role model for me, and I'm hoping to get the doctorate degree. So thank you very much. Now, जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। और बीइंग इन इंडस्ट्री के हवाले से इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है वो जब भी मैं कोई भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो वो उस दुआ से स्टार्ट करता हूँ कि रब्बिश रहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये वो दुआ है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरऔन के मुकाबले में उनके सामने मद्दे मुकाबिल थे तो उन्होंने ये दुआ की जिसका तर्जुमा है, ओ माय लॉर्ड ओपन फॉर मी माय चेस्ट, ग्रांट मी सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट एंड बोल्डनेस, ईज माय टास्क फॉर मी एंड रिमूव द इम्पेडिमेंट फ्रॉम माय स्पीच सो दे मे अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो ये जो दुआ है ये आज के लिए मैं समझता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये अपनी कम्युनिकेशंस के हवाले से जो है वो इसको रिकॉल रखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए और किसी भी फोरम के ऊपर जो है वो इसको रिपीट करते रहना चाहिए ताकि उनकी जो एक्सप्रेसिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो सके। और इस यकीन के साथ कि जो दुआएं हैं वो आपकी जो है वो तकदीर को बदल देती हैं। भले आपकी तकदीर में नाकामी लिखी भी है और ये बीइंग इन इंडस्ट्री से मेरा अपना एक तजुर्बा रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप जितने ज़्यादा भी क्वालिफाइड हों, लेकिन अगर आप जो है वो अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन नहीं करेंगे और आप फेथफुल नहीं रहेंगे और आपके प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो फिर आपको सिर्फ मेहनत के बेसिस पे सक्सेस करना जो है वो मुश्किल होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट और इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई किसी को वॉइस ना आ रही हो तो वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत महसूस होती है? अगर आप गूगल पर इसको सर्च करें तो 2022 के अंदर जो टॉप सर्टिफिकेशंस हैं उन सर्टिफिकेशंस के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएसए वो जो है वो नंबर 1 सर्टिफिकेशंस में आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इंडस्ट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो है जब कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस क्या एक्सपेक्ट करती हैं? डेफ़िनेटली वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो कोई कम्पेटिटिव एडवांटेज हासिल करेंगे, हम अपने बिज़नेसेस के अंदर जो है वो उसको प्रॉफ़िटेबिलिटी को बढ़ाएँगे और हम अपने बिज़नेसेस के अंदर जो हैं वो कोई इनोवेशन लेकर आएँगे। तो जब ये चीज़ एक ऑर्गेनाइज़ेशन डिज़ायर करती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो है, वो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस के अलावा जो है वो क्या कहते हैं कुछ नया काम करे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करे कि जिसके ज़रिए से वो अपने उस स्ट्रैटेजिक प्लान को अचीव कर सकें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्गेनाइज़ेशन है
जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो रूटीन के डेली ऑपरेशंस के काम हो रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है और ग्लोबल ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मूव्स ले रहे हैं और उन मूव्स के जरिए जो है वो कंपटीशन में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी कंपनी को भी जो है वो एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है वो आप अपनी कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा माइल लेके जा सकते हैं, कुछ अपग्रेड्स लेकर आ सकते हैं, कुछ न्यू इनोवेशन, कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ डे टू डे ऑपरेशंस तक रहेंगे, तो एक थ्रेशोल्ड तक जो है वो आप प्रॉफिटेबिलिटी को लेके जा सकेंगे, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिसाल लेता हूँ कि हम बात करें एक इंडस्ट्री की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगर मिसाल के तौर पे 100 एटीएम्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी हैं। अब वो अपनी मज़ीद आउटरीच बढ़ाना चाहता है। कस्टमर्स जो हैं उनका जो उनको टैप करना चाहता है, तो डेफ़िनिटली उसको मज़ीद एटीएम्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उस एटीएम इंस्टॉलेशन के लिए उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा रेगुलेशंस हो सकती हैं मुख्तलिफ जो कि रेगुलेटर्स की तरफ से आती हैं। उन रेगुलेशंस के हवाले से भी जो है वो हमें जब उनको अप्लाई करना है, तो हमें उन प्रोजेक्ट्स के हवाले उनकी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस चीज़ को समझें तो प्रोजेक्ट बेसिकली होता क्या है? प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस के अंदर फ़र्क क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका क्या कहते हैं मतलब उसके अंदर जो है वो एक स्टार्ट डेट होगी और एक उसके अंदर एक एंड डेट होगी। वो एक टेम्पररी एंडेवर होगा। तो टेम्पररी का मतलब नॉट नेसेसरी कि वो शॉर्ट टर्म ही हो, बल्कि वो जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। 10 साल, 15 साल के भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एक स्टार्ट डेट हो, एक एंड डेट हो और उसके अंदर जो है वो कोई यूनिक गोल हो, कोई इनोवेशन हो जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में ही अगर देखें तो आपका लाइफ जो है वो एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको एक स्टार्ट डेट दी गई है और एक कोई ना कोई एक एंड डेट है और उस एंड डेट के ऊपर जो है वो आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपके फिर जो भी सज़ा जज़ा का मामला आपके साथ होगा। तो आपका लाइफ इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है और उस लाइफ को किस तरह आपने हैंडल करना है, उसके लिए आपने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे वर्क विद एंड थ्रू पीपल आपने करना है, किस तरह अपने गोल्स को अचीव करना है, तो वो मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है। और इसके अंदर जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है कि आपने अपने तमाम जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह कंबाइन करना है कि वो उस प्रोजेक्ट की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो असल में ये जो गाइडलाइन है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएसए की तरफ से है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो प्रोमलगेट करता है सारी दुनिया के अंदर और वहाँ पर इंडस्ट्री के और दुनिया के एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आप ले लें, अगर आप ऑडिट की फील्ड में ले लें तो ऑडिट के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स यूएसए है। आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ले लें तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से यूएसए के एक्सपर्ट्स हैं। आप जो हमारे ये इस्लामिक बैंकिंग की जो शरिया गाइडलाइंस हैं, इसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहरीन के अंदर होते हैं, जिसमें मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दूसरे शरिया स्कॉलर्स हैं। आप अगर ये अपना इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, लीन सिक्स सिग्मा और क्वालिटी सर्विंग वगैरह, तो वहाँ पर आपको यूके और अमेरिका की कुछ काउंसिल्स मिलेंगी। तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं किसी नॉलेज के हवाले से, रिसर्च और उसकी जो है वो प्रोमलगेशन सारी दुनिया के अंदर, और फिर सारी दुनिया जो है वो उनके प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है और उस गाइडलाइन को जो है वो एक खास तरीके से यूनिफॉर्म वे में, स्टैंडर्ड वे में सारी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके अंदर भी जो है वो
क्या कहते हैं, एक खास तरीके से जो है वो नॉलेज को प्रेजेंट किया गया है, जिसको कहा गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज, पीएम बॉक्स स्टैंडर्ड्स के नाम से कहा गया है। और अगर आप इसकी डायग्राम देखें, जो आपको नीचे स्क्रीन के अंदर डायग्राम नजर आ रही होगी, मिसाल के तौर पे स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, एचआर मैनेजमेंट, तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली उसी नॉलेज को एक फ्रूटफुल वे में प्रेजेंट किया गया है, यानी कि उन तमाम एरियाज को एज अ नॉलेज एरियाज आपके सामने प्रेजेंट किए कि जब आप प्रोजेक्ट को इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की बात करते हो तो आपने स्कोप को भी मैनेज करना है, टाइम को भी मैनेज करना है, कॉस्ट को भी मैनेज करना है, क्वालिटी को भी मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को भी, जिसको उन्होंने नॉलेज एरियाज का जो है वो नाम दिया है। और इन नॉलेज एरियाज को फर्दर जो है वो ब्रेक किया गया है प्रोसेसेस के अंदर। और उन प्रोसेसेस को जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ स्कोप मैनेजमेंट, तो स्कोप मैनेजमेंट आपका एक नॉलेज एरिया है, और उस नॉलेज एरिया को मुख्तलिफ प्रोसेस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जाहिर बात है, आपकी अपनी जिंदगी है, आपने उसको इनिशिएट करना है, आपने उसको प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये 5 स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे, और इन 5 स्टेप्स को उसने प्रोसेस ग्रुप्स का नाम दिया है। तो आपकी तरफ, एक तरफ आपके पास नॉलेज एरियाज हो गए, स्कोप मैनेजमेंट, एक तरफ आपके पास प्रोसेस ग्रुप्स हो गए, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, और एक तरफ आपके पास प्रोसेसेस हो गए। ठीक है ना। प्रोसेसेस की मिसाल क्या है कि मिसाल के तौर पे स्कोप मैनेजमेंट है, तो अब आपका क्या स्कोप होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, आप प्लान करेंगे अपने स्कोप मैनेजमेंट को। तो ये वो प्रोसेसेस हैं कि जिन प्रोसेसेस के जरिए आप स्कोप मैनेजमेंट को अचीव करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को अचीव करेंगे। और फिर फर्दर अगर आप इसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड्स को पढ़ें, तो इन प्रोसेसेस को फर्दर जो है वो इनपुट्स, टूल्स एंड आउटपुट्स के तौर पे जो है वो डिवाइड किया गया है, ताकि मजीद उस नॉलेज को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जा सके। जिसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ कि अगर आपने चाय बनानी है और चाय बनाना आपका एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से आपके इनपुट्स क्या होंगे, या आपने उसके अंदर जो है वो आपके पास चीनी होनी चाहिए, पत्ती होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, स्टोव होना चाहिए, माचिस होनी चाहिए। और फिर आपके पास टूल्स हैं कि आपने कितनी मिकदार के अंदर आपने जजमेंट लेनी है कि कितनी मिकदार में आपने पानी डालना है, कितनी मिकदार में पत्ती डालनी है, कितनी मिकदार में आपने दूध डालना है, किस टाइम पर दूध डालना है, कितना दूध डालना है। और फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस जो है वो जो है मिलकर जो है वो आपको एक प्रॉपर जो है वो आउटपुट देता है, और वो आपकी चाय या कॉफी आपके सामने आ जाती है। तो बेसिकली ये पूरा जो है वो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की एक समरी है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, बहुत आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज काइंडली कंटिन्यू। जी, नेक्स्ट सर, स्लाइड। ओके। जी, इससे पहले कि हम जरा टॉपिक की तरफ आएंगे, बेसिकली जो है मैंने अपनी प्रोफाइल को आपके साथ शेयर करना बेहतर समझा, क्योंकि जब भी मेरे पास, मैं कभी किसी इंडस्ट्री ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो मैं खुद बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ कि जो ट्रेनर है उसने अपनी कैरियर को किस तरह जो है वो इन्हांस किया। और मैं समझता हूँ गेस्ट स्पीकर सेशन का भी एक मकसद ये होता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और गेस्ट स्पीकर के साथ जो है वो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके साथ कोलैबोरेशन हो सके। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो एक तो आपका जो है वो आएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पास आएगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है वो स्ट्रेंथन करेगी। और आप मजीद जो है आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जो इंटरेक्शन है वो प्रोफेशनल होती जाएगी, आपकी ईमेल्स हैं वो प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट होंगी, और अपनी बात को जो है, चाहे वो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस्ड हो, आप अपने बॉसेस के सामने जो है वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और तीसरा आपका नॉलेज एरिया आता है, जो कि आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताती हैं, और आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है कि किसी भी फील्ड के अंदर आप जो काम कर रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास मौजूद है। तो ये तीन, इट्स नॉट जस्ट फॉर कि मैं कोई सेल्फ प्रेस कर रहा हूँ, बल्कि मैं इन स्लाइड का सिर्फ मकसद ये है कि आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिल सके कि आपने किस तरह अपने फ्यूचर को लेके चलना है।
तो इन 3-4 एरियाज के अंदर आपने फोकस करना है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना चाहते हैं और स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना चाहते हैं, तो नंबर 1 बेंचमार्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन है यूएसए की। नंबर 2 उसकी मज़ीद जो है अप्रोचेज़ आ गई हैं जिसमें कि एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है, जो कि आपको एजिलिटी सिखाती है। यानी कि जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो मैंने आपको सारी बात की, स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और ये सब, ये एक ट्रेडिशनल वे में जो है वो एम्बेड करता है नॉलेज पीएमपी। लेकिन जब आप एजाइल की बात करते हैं तो एजाइल जो है वो क्विकनेस टू रिस्पॉन्स टू थिंग्स है। यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में मिसाल के तौर पे हमारे, अगर मैं अपनी नेशनल बैंक की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक मैनेजमेंट कमेटी की सब कमेटी है, फिर मैनेजमेंट कमेटी है, फिर बोर्ड की सब कमेटीज हैं, फिर बोर्ड है, बोर्ड में भी मुख्तलिफ। तो ये बहुत सारे लेयर्स आते आते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। या मिसाल के तौर पे बीइंग अ गवर्नमेंट बैंक हमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं वो आप अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि हमारे पास पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है, तो हमें पेपरा के जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। जो अगर आप पेपरा की वेबसाइट पर जाएँ, तो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे वो क्या रूल्स हैं। उसकी मैं आपको थोड़ी-सी समरी दे देता हूँ कि जहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोक्योरमेंट करनी है, तो आपको पहले अखबार में ऐड देना पड़ेगा। फिर जो वेंडर्स हैं, उनको एक ख़ास टाइमलाइन दी जाएगी। टाइमलाइन देने के बाद आप उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल करेंगे, वो अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाएँगे। और सबमिट करने के बाद जो है, उसमें जो है वो एक कमेटी बनेगी, वो उनकी बाकायदा टेक्निकल और फाइनेंशियल जो है, वो इवैल्यूएशन करेगी। टेक्निकल में क्या होता है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोक्योर करना है, तो आपका जो क्लाइंट है, वो रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं ना कि हमें किस किस्म का सिस्टम चाहिए। उससे इस जैसे मैं कहता हूँ कि भई आपने 5 या 10 बड़े बैंकों के साथ जो है वो काम किया हुआ होना चाहिए। जो भी वेंडर आएगा, जो भी सप्लायर आएगा हमारे कंपनी में सिस्टम लगाने के लिए। तो डेफ़िनेटली वो एक प्रपोज़ल सबमिट करवा रहा है और उस प्रपोज़ल को कमिटी इवैल्यूएट कर रही है और एक स्कोरिंग कर रही है। तो जो स्कोरिंग में मिसाल के तौर पे स्कोर रखा गया 70 नंबर, तो अगर 70 नंबर पे 3 वेंडर्स क्वालीफाई कर गए, तो फिर फाइनेंशियल प्रपोज़ल जब ओपन होगा, तो उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ़ वो लोग जीत सकेंगे जो कि 70 से अबव नंबर ले गए और जो कि फाइनेंशियल प्रपोज़ल के अंदर जो है वो सबसे कम कीमत दे रहे होंगे, उस कम कीमत के अगेंस्ट वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे होंगे। तो बहरहाल वो पेपरा जो है, वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा। तो लेकिन कहने का मकसद ये था कि आप जो हैं वो अपनी एक प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस को भी एनहांस करें और आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस को भी एनहांस करें और साथ ही साथ आप अपने एक्सपीरियंस को भी जो है वो एनहांस करते रहें। तब इंशाअल्लाह ताला जो है वो आप आगे ग्रो कर सकते हैं। और अगर किसी को जो है इसके हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए हो मज़ीद, तो मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दूँगा, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है एनी टाइम। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें। जी, बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या है और इंडस्ट्री के अंदर वो क्यों अप्लाई किया जाता है। अब आपने इसको इनिशिएट कैसे करना है? जैसे कि मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ नॉलेज एरियाज़ के अंदर जो है वो ब्रेक हुआ हुआ है और उन नॉलेज एरियाज़ के जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस के जो है वो अपने-अपने इनपुट रूल्स एंड आउटपुट्स हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की बात करता हूँ, ये बेसिकली उन तमाम नॉलेज एरियाज़ को का एक जिस्ट है कि आपने किस तरह स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि आपको डेफिनेशन में नज़र आ रहा होगा, डिफाइन, कंबाइन, यूनिफाई, कोऑर्डिनेट वेरियस प्रोसेसेस को ये करता है। तो इसके अंदर जो पहला प्रोसेस है वो ये बता रहा है कि आपने प्रोजेक्ट चार्टर को जो है वो डेवलप करना है। होता क्या है कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि आप जो है वो ऑफ़िस में जो है वो अपनी डेली रूटीन का काम कर रहे थे और उसके बाद जो है वो अचानक से जो है रेगुलेटर की तरफ से कोई गाइडलाइंस आ गई। अब उन गाइडलाइंस के हवाले से या मिसाल के तौर पे अमेरिका ने जो है वो कोई रेगुलेशंस निकाली, जिसको आपके रेगुलेटर ने या आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं अगर अपनी कंपनी की मिसाल करूँ तो मैं उस कंपनी जो है वो उस रेगुलेशंस में स्पेशलाइज़ नहीं करती। कंपनी तो अपने कोर बिज़नेस के ऊपर काम कर रही होती है ना कि भई मुझे प्रॉफ़िट मेकिंग करनी है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे सर्विस करनी है। तो सर्विस, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसका एक कोर बिज़नेस होगा।
लेकिन अगर हम बात करेंगे उस रेगुलेशन के हवाले से, तो रेगुलेशन किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में होगी जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। तो डेफिनेटली पहले आप उस रेगुलेशन को रीड आउट करेंगे, वो रेगुलेशन आपसे क्या चाहता है। आप अपने बॉस के पास जाएंगे, डेलिब्रेट करेंगे, बॉस से डिस्कस करेंगे, बॉस कहेंगे यार हम ये चाहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करें। तो प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटी चाहिए होगी, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पॉन्सर चाहिए होगा, सर्टेन लेवल ऑफ फंड्स एंड बजट चाहिए होगा, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी के उस प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते। तो जब आपने कंपनी के अंदर जो है उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करवाने हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना पड़ेगा। आपको उस बहस में नहीं जाते कि वो किस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसका मकसद क्या है? प्रोजेक्ट चार्टर का बनाने के लिए का मकसद ये है कि कंपनी के अंदर आपके पास स्पॉन्सर अवेलेबल हो, वो स्पॉन्सर जो कि फंड्स आपको देगा, और आप उस फंड्स के हवाले से जो है वो एक प्रोटोकॉल स्टैब्लिश हो जाए कि उसको कंपनी में किस तरह लेकर चले। वरना तो अगर आप ये काम नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल, और आप ये समझते हैं कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है और हमें ऐसे चार्टर डॉक्यूमेंट की ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप अलग-अलग लोगों के पास जाएँगे और उनसे जाकर उनको बावर कराएँगे कि यार ये एक प्रोजेक्ट है जिस पर हमें काम करना चाहिए। तो वो लोग जो है कलेक्टिवली आपकी बात को सुनेंगे नहीं और आपकी प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे। और जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, एंड यूज़र्स को और आपके जो मुख्तलिफ जो हैं, चाहे वो बिज़नेस एनालिस्ट हों, प्रोग्रामर्स हों, डेवलपर्स हों और दूसरे कोऑर्डिनेटर्स हों, उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो फेल हो जाएगा और आप उसको लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। उसके बाद है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अब जब आपने एक मैक्रो लेवल की रिक्वायरमेंट्स बनाई कि भाई मिसाल के तौर पे मैं $8 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मैं कंपनी के पूरे कोर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसको अपग्रेड करवाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आप स्पॉन्सर के पास गए, स्पॉन्सर ने उसका अप्रूवल दिया, वो फंड्स जो है वो एलोकेट हो गए और उसके बाद अब आपने उसका प्लान बनाना शुरू किया कि किस तरह आपने जो है उस प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से इम्पैक्ट होंगे। चाहे वो आपके एंड यूज़र्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि देखें आईटी का एक अपना रोल है, आपके कंप्लायंस का एक अलग रोल है, आपके स्पॉन्सर का एक अलग रोल है, आपकी प्रोजेक्ट टीम का एक अलग रोल है। स्पॉन्सर जो है वो किस किस्म का स्टेक होल्डर है? क्या उसको जो है हर वक़्त इन्फॉर्म करना ज़रूरी है? क्या उसको माइक्रो मैनेज करना है? क्या उसको मैक्रो मैनेज करना है? या जो आपके आईटी के लोग हैं, उनको आपने किस तरह हैंडल करना है? क्या उनको जो है वो हर इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है? इन्फॉर्मेशन का क्या मोड होगा? क्या चैनल इस्तेमाल किया जाएगा? क्या सबसे इफ़ेक्टिव चैनल हो सकता है? मीटिंग्स जो है वो कब की जाएँगी? कि क्या वो पीरियोडिक मीटिंग्स होंगी, वीकली मीटिंग्स होंगी? जो आपका एंड यूज़र है, जो आपको तमाम बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स दे रहा है कि सिस्टम के हवाले से यूज़र इंटरफ़ेस किस तरह का होना चाहिए? तो क्या उसको आप पूरा उससे एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट लेकर और आखिर में उसको टेस्टिंग में बुलाएँगे या हर जो है वो माइलस्टोन पर उससे फीडबैक लेते रहेंगे? तो ये कंपनी जो है, कंपनी के कल्चर के हिसाब से, कंपनी के मुख्तलिफ एंटरप्राइज़ फैक्टर्स होते हैं, जिसके तहत जो है, वो कंपनीज़ जो हैं, वो डिसीज़न लेती हैं। हो सकता है मेरी कंपनी के अंदर कोई डिफरेंट कल्चर हो, आपकी कंपनी जो है, वो बहुत ज़्यादा एजाइल हो, क्विक हो और वो जो है तमाम पार्टीज़ को शुरू से ही ऑन बोर्ड लेकर चलती हो। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो कि हम कस्टमर को हमेशा जो है, वो ऑन बोर्ड रख सकें। बे हो सकता है मेरे पास आईटी के ऐसे डैशबोर्ड्स अवेलेबल नहीं है कि मैं जो हूँ वो उस किस्म के जो है वो यूज़र इंटरफ़ेस के एंड यूज़र के जो इंटरफ़ेसेस है उसका वॉक थ्रू करा सकूँ। तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कि आपने किस तरह अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना है। आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा? क्या आपने स्कोप रखना है? और वो स्कोप जो है उसके हवाले से कोई चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के हवाले से आपका क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे कि आप नंबर 5 में देख रहे हैं इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल कि ऐसा नहीं होगा क्या अगर आप किसी बिज़नेस के पास जाएँगे और आपको वो कोई रिक्वायरमेंट्स दे देगा, तो आप उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट आता है, रिसीव होता है, तो उस पर डिलिब्रेशन होती है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद जब वो आईटी के पास जाता है, तो आईटी ये देखता है कि ये जो बिज़नेस ने चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं, ये सिस्टम के अंदर जो है
वो किस तरह जो है वो एडजस्ट की जाएंगी, उसका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है एक ऐसा टैब चाहिए जो कि जिसके अंदर ये लॉजिक चेक्स अवेलेबल हों और सिस्टम फौरन ये जजमेंट ले लूँ कि ये लिस्ट ऑफ वैल्यू जो है वो गलत सेलेक्ट की गई है, तो फिर जो है वो आईटी जो है वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि जो है वो मैं किस तरह जो है ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करूँ सिस्टम के अंदर। तो फिर जब वो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करेगा, फिर उसके बाद जो है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स के हवाले से डिस्कशंस होंगी और फिर उसके बाद वो जो भी आईटी तैयार करके देगा वो एक एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा, टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा। डिप्लॉय होने के बाद उसकी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग भी होगी और उसकी एंड यूजर भी उसकी टेस्टिंग करेगा। तो जब आप जो है वो सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस जो टेस्टिंग कर रहा है वो मुख्तलिफ ज़ाविये से सिस्टम का बिहेवियर चेक करेगा, नेगेटिव टेस्टिंग करके देखेगा कि सिस्टम सही रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो रिजल्ट हमने प्लान किए थे उस रिजल्ट के मुताबिक सिस्टम बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद जो आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो जो उसने बिजनेस केस दिया था उसके मुताबिक टेस्ट करेगा कि जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी और उसके मुताबिक जो टेस्ट केसेस हमने डेवलप किए हैं उस अम्ब्रेला के अंदर जो टेस्ट केसेस डेवलप हुए हैं क्या वो प्रॉपर जो है उसके अंदर रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद जो है हम जो है वो उसको तमाम स्टेक होल्डर से साइन ऑफ लेने के बाद एक गो लाइव डेट डिसाइड करेंगे और उसके बाद वो लाइव होगा और फिर ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर आवाज आ आपकी रही है। आवाज बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बीच में रिकनेक्ट हो गया था। मैं दोबारा स्लाइड शेयर कर देती हूँ। गिव मी 1 जी जी मिनट, मैं दोबारा स्लाइड शेयर कर देती हूँ। जी सर। आई आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी जी प्लीज काइंडली कंटिन्यू। जी तो बेसिकली थोड़ा सा क्योंकि ये एक जूम का बैरियर होता है लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट था वो बेसिकली एक वॉक थ्रू था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से हमने एक प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो साइन ऑफ करवाना है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हमारा एक प्रोटोकॉल स्टैब्लिश हो सके, एक जो है वो स्पॉन्सर के फंड्स हमारे पास स्टैब्लिश हो सके और एक अप्रूवल सिस्टम हमारे पास तैयार हो जाए। फिर इसके अलावा प्लान की बात हुई थी कि प्लान जो है वो तमाम जो है वो चाहे वो स्कोप के हवाले से हो वो एग्री होना ज़रूरी है और इसके अलावा कम्युनिकेशंस का मोड कि किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा, कौन हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट उनको इन्फॉर्म करना है या उनको सिर्फ जो है वो अवेयरनेस तक रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई थी। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हमने जो अपने प्रोजेक्ट को किस लेवल पे कंट्रोल रखना है और उसमें फिर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट कल्चर होते हैं और डिफरेंट एंटरप्राइज फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिसेस वेरी करती हैं। बट दिस इज वो जो है ये वो स्टेप्स बता रहे हैं कि आपने इसको किस तरह मैनेज करना है और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताकर कि इन जो स्टेप्स हैं उनको प्रैक्टिकल वे में आप जो है वो किस तरह रिकॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह क्लोज प्रोजेक्ट की बात हो रही थी कि जब आप प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टीम को रिकॉग्नाइज़ करें, अपनी उस प्रोजेक्ट के हवाले से एक सेलिब्रेशन रखें। मे बी आपकी कंपनी में कोई न्यूज़ लाइन हो या कोई मैगज़ीन हो सकता है जहाँ पर आप एक स्नैप लगा दें, कोई केक कटिंग सेरेमनी कर लें, कोई छोटा-मोटा उनको अवार्ड दे दें या मिसाल के तौर पे आप उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो लेसन्स आपने लर्न किए उसको डॉक्यूमेंट कर लें ताकि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सक्सेशन प्लानिंग हो सके। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, तो आपकी टीम जो है वो डीमोटिवेटेड होगी और फिर वो अगले प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको उस तरह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाएगी। तो बेसिकली ये पूरा एक वॉक थ्रू था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से और बेसिकली ये चूँकि एक ब्रीफ सेशन है और इसकी काफ़ी स्पेशलाइज़्ड नॉलेज है और स्पेशलाइज़्ड जो है वो आगे इसके अंदर
कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो अगर आपका कोई अभी तक क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी ऑडियंस, if you have any question you can ask. I have a question. So can you please tell me कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और जैसे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो अभी करंटली मतलब रिक्वायर्ड इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए? जी देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर ये इक्वली एप्लीकेबल है। और इसमें हवाले से जो स्टूडेंट्स इसको परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि वो तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर इक्वली इसको बेनिफिशियल पाएंगे, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। हर फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज को रिकग्नाइज किया गया है, सब्जेक्ट टू कि आपकी जॉब क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑपरेशन से ताल्लुक रखता हूँ तो मैं डे टू डे अफेयर्स में काम कर रहा हूँ, मैं डेली रूटीन का काम कर रहा हूँ, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा। तो उस वक्त आपको ये लगेगा कि यार ये नॉलेज मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, बट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट के हवाले से एज मेंबर या एज चेयरपर्सन काम कर रहे होंगे। जैसे मैं मिसाल से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम किए कि मैं ऑपरेशंस का काम कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे एज अ मेंबर जो है उन प्रोजेक्ट्स में एलोकेट किया गया। तो इस नॉलेज ने मुझे बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा फायदा दिया, बिकॉज आई न्यू कि क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से और किस तरह उस प्रोजेक्ट को लेके चलना पड़ता है। तो जब भी मैं किसी दूसरे स्टेक होल्डर से, चाहे वो आपके इंटर डिपार्टमेंटल मुख्तलिफ लोग होते हैं, मैं उनसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं बेहतर तरीके से जो है अपनी बात को कन्वे कर पाता हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी इंडस्ट्री से आप बात कर लें, इवन आप जो है, मैं अगर डॉक्टर्स की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने मेडिकल के हवाले से, चाहे वो हॉस्पिटल्स के हवाले से हों, पेशेंट्स के हवाले से हों, वो ट्रेनिंग्स के हवाले से हों, वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोजेक्ट्स में ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी रिपीटेटिव नॉलेज की जॉब है, जैसे आप बहुत ही लेबर लेवल की जॉब कर रहे हैं, तब मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं है। लेकिन आप चूँकि माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल्स हैं, इंशाल्लाह यू हैव टू इनोवेट और आपको बड़ी-बड़ी जो है वो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नॉलेज है। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। मेरा बस एक और सवाल था कि सिंस यू आर डूइंग बैंकिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक आपको ये भी पता होगा कि फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन बैंक्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट। और इससे बैंक्स पे जो है वो क्या असर पड़ा है और क्या जो है ये भी एज अंडर प्रोजेक्ट आता है? जी, बिल्कुल। जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स हैं या सिस्टम एनहांसमेंट्स हैं, वो आपके रूटीन ऑपरेशंस का पार्ट नहीं हैं, बल्कि आपको उसके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ता है, जिसकी एक स्टार्ट डेट होती है, जिसकी एक एंड डेट होती है और जो रिजल्ट में आपको किसी किस्म का कोई ना कोई सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज देता है या इनोवेशन देता है। तो जहाँ तक हमारी ये बात है टेक्नोलॉजी की,